हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हमारा 6th क्लास है और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मतलब दो मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट और हम बीकॉम, बीबीए और ग्रेजुएशन लेवल्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये सारा सिलेबस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम पिछले क्लास का रिवीजन नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन रखेंगे, हम पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्टली पढ़ाई को शुरू करते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, पहला जिसका एक और नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही टॉपिक का बहुत सारा नाम है, अलग अलग नाम से क्वेश्चन आता है और लगता है सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारा नाम है एक ही टॉपिक का। पहला क्वेश्चन आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के नाम से, दूसरा नाम क्वेश्चन आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के नाम से, तीसरा कभी कभार आ जाता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के नाम से, कभी कभार आ जाता है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व के नाम से। तो कितने सारे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन बन सकता है इस नाम से, दूसरा बन सकता है इस नाम से, तीसरा बन सकता है इस नाम से और चौथा बन सकता है इस नाम से। तो चार नाम और आंसर सभी का सेम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चे सभी लोग ध्यान से अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब ध्यान से सुनना, हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कितना पॉइंट्स पढ़े थे? 8 पॉइंट पढ़े थे। 5 पॉइंट था इंडिविजुअल के लिए और मार्केट डिमांड के लिए 8वां पॉइंट था, पुराना 5 जो इंडिविजुअल का प्लस 3 और नया पॉइंट था। 8 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट जो था वो था प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, है ना। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लिखा हुआ भी था और मैं मार्किंग भी कराया था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या था वो? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। तो जब भी प्राइस में चेंजेस आएगा और उस वजह से डिमांड में चेंजेस आएगा, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गया, प्राइस कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो गया। तो जब भी पहला फैक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी चेंज होगा और उसके वजह से डिमांड चेंज होगा, तब हम उसे बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या फिर बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या फिर बोलेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या फिर बोलेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड। तो चारों में से कुछ भी बोल सकते हो। रीजन क्या होगा? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी रीजन होना चाहिए। अगर प्राइस के वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहा है तो उसको हम लोग ये चारों नाम में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। मैं इजी और कन्वीनियंट होगा बोलकर मैं आगे नाम यूज करूंगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मैं जहां पर भी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलूंगा वहां पर तुम ये चारों नाम ऑटोमेटिकली अपने माइंड में सोच लेना। ठीक है, चलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब जब भी प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और जब भी प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान से पहले डायग्राम में आते हैं। देखो स्क्रीन पे एक डायग्राम बना हुआ है। हम थे पॉइंट नंबर ए में, प्राइस था 20 रुपीज और डिमांड था 100 यूनिट। स्टार्टिंग में हम पॉइंट ए में खड़े थे और हम यहां पर खड़े हैं। प्राइस था 20 रुपीज और डिमांड था 100 यूनिट्स। अब क्या हुआ? मार्केट में अचानक से प्राइस रिड्यूस हो गया, 20 रुपए के जगह अब उसका प्राइस कम होके 15 रुपए हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए? डिमांड इंक्रीज होना चाहिए। तो डिमांड 100 से इंक्रीज होकर कहां चला गया? 200 में चला गया। इसका मतलब हम हम मूव कर लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी में, हम मूव किए हैं। देखो उसी कर्व में हम आराम से चल चल कर जा रहे हैं, हमको जंप लगाना नहीं पड़ा। हम पॉइंट ए से आराम से चल चल के कहां चले गए? पॉइंट बी में चले गए। हम जंप नहीं लगाए हैं, याद रखना। हम उसी कर्व में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए। बात समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको एक्सपांशन इन डिमांड बोलेंगे, क्योंकि डिमांड यहां पर क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है, मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनना, मैं इतने डिटेल में क्यों बोल रहा हूं बार बार? बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है। हम टर्म्स के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें इतनी बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये तो हो गया एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड में क्या होता है?
प्राइस जब भी कम होता है तो डिमांड क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। पढ़ते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड रिफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, रीजन क्या है, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रीजन क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मेन रीजन। यहां पर एक ही रीजन है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब भी प्राइस में चेंजेस आएगा उसके वजह से डिमांड में चेंजेस आएगा, हम तब बोलेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब होगा, जब प्राइस रिड्यूस होगा और डिमांड इंक्रीज होगा, उसे बोलेंगे एक्सपेंशन। और इसका ऑपोजिट, जब प्राइस इंक्रीज होगा उसके वजह से डिमांड रिड्यूस होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन का मतलब डिमांड इंक्रीज होना, रीजन क्या होगा, प्राइस। अगर डिमांड डिक्रीज हो रहा है, रीजन क्या है, प्राइस, तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो ये यहां पर तुम्हें ये वाले पैराग्राफ को ब्लैक में जो मार्किंग है याद रखना है, डायग्राम को याद रखना है, और एग्जाम्पल के लिए ये टेबल दिया गया है, चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका और भी नाम दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, जो कि नहीं पढ़ने से भी चलेगा। तुम 4 नाम याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है, जो मैं तुम्हें पहले बताया था। ठीक है, चलते हैं आगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, फॉल करेगा ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रीजन क्या है, राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब की बार प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से डिमांड डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखते हैं डायग्राम में, आओ फटाफट से। हम खड़े थे पॉइंट ए में, प्राइस क्या हो गया, तब था प्राइस 20 रुपए और क्वांटिटी डिमांड था 100 यूनिट्स। अचानक से प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 के जगह 25 रुपए हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम कहां गए, टिंग 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 टिंग, हम पहुंच गए पॉइंट बी में। याद रखना, जंप नहीं लगाए हैं, हम उसी कर्व में आराम से चल चल के जा रहे हैं। पॉइंट ए से धीरे धीरे चलते चलते हम कहां पहुंचे, पॉइंट बी में पहुंचे। हम उसी कर्व के ऊपर हैं, सिर्फ हमारा पोजीशन बदल गया, पॉइंट ए से हम पॉइंट बी में चले गए। कर्व सेम है, वही डिमांड कर्व के ऊपर है, हमारा पोजीशन पॉइंट ए से पॉइंट बी में चला गया है। बात समझ में आया तो बोलो हाँ, जोर से हाँ बोलो, इतना जोर से बोलो कि घर वाले चौंक जाएं। ये डायग्राम हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, चाहो तो इसको याद रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसका अलग वर्जन आता है। हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पढ़ लिए, अब है शिफ्ट। शिफ्ट के नाम से पता चलता है हमें कहीं जंप लगाना पड़ेगा। जब शिफ्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह, हमें जंप लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले बोल रहा था बार बार, हम जंप नहीं लगाए हैं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जंप लगाएंगे। सबसे पहले आते हैं इसके नामकरण में, बहुत सारा नाम है। अगेन शिफ्ट इन डिमांड कर्व, पहला नाम हो गया शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दूसरा नाम हो गया चेंज इन डिमांड। देखो फर्क क्या है, यहां पर था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वर्ड यूज हुआ था क्वांटिटी। हमेशा याद रखना, क्वांटिटी वर्ड प्राइस के साथ यूज होता है। जब भी प्राइस रीजन होगा तो वर्ड लग जाएगा क्वांटिटी। अगर प्राइस रीजन नहीं है तो क्वांटिटी वर्ड को भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। सोच के चलो, प्राइस और क्वांटिटी जुड़वा भाई है, आएंगे तो साथ आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो अगर प्राइस रीजन है तो क्वांटिटी वर्ड लगेगा, अगर प्राइस रीजन नहीं है तो क्वांटिटी वर्ड भी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, पहला नाम था चेंज इन डिमांड। देखो अब की बार प्राइस रीजन नहीं है, इस वजह से नाम क्या है, सिर्फ चेंज इन डिमांड है, क्वांटिटी वर्ड भी यहां से चला गया। नेक्स्ट और क्या क्या नाम है सर, हमें जानने का इच्छा हो रहा है। देखो आउटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट, ये है हमारा तीसरा नाम। ये आउटवर्ड एंड इनवर्ड शिफ्ट, ये है हमारा चौथा नाम, और ये है हमारा पांचवा नाम। बात समझ में आया? हाँ, चलो शुरू करते हैं, डायग्राम पे चलते हैं। अब की बार रीजन क्या होगा, अब की बार रीजन प्राइस को छोड़कर कुछ और होगा। पढ़ते हैं, व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस। मतलब पहला पॉइंट को छोड़कर बाकी सातों पॉइंट में कोई भी चेंजेस आएगा। पहला पॉइंट क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी।
अगर उसके वजह से चेंजेस आ रहा है तो हम लोग मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व करेंगे। अगर उसके को छोड़कर बाकी कोई और फैक्टर चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी कांस्टेंट है, मेरा इनकम इंक्रीज हो गया, अगर मेरा इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, मेरा इनकम कम हो गया तो डिमांड भी कम हो गया। मतलब प्राइस को छोड़कर अगर किसी और फैक्टर के वजह से अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, आते हैं फटाफट से डायग्राम में। हम पहले खड़े थे पॉइंट ए में, प्राइस था 20 रुपए, डिमांड था 100। क्या अब की बार प्राइस चेंज हुआ है? जोर से बोलो, नहीं हुआ है सर, प्राइस चेंज नहीं हुआ है। प्राइस 20 रुपए था, 20 रुपए है, 20 रुपए रहेगा। सिर्फ डिमांड चेंज हो गया। सर डिमांड कैसे चेंज हो गया? हो सकता है इनकम बढ़ गया, हो सकता है सीजन एंड वेदर आ गया, हो सकता है मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका शॉर्टेज होने वाला है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो अब की बार डिमांड इंक्रीज हो गया, मुझे जोर से जंप लगाना पड़ा। मैं कहां गया? पॉइंट बी में गया। मतलब पहले मैं डिमांड कर्व डी में था, अब मैं एक न्यू डिमांड कर्व में जा चुका हूं, D1। इसीलिए इसको बोलते हैं शिफ्ट, क्योंकि अब की बार हम लोग वो डिमांड कर्व से जंप लगाकर दूसरे डिमांड कर्व में जाएंगे। तो हम पॉइंट ए से जंप लगाकर चले गए हैं पॉइंट बी में, जो कि नया डिमांड कर्व के ऊपर था। इस वजह से इसका नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब यहां पर शिफ्ट में भी दो प्रकार का शिफ्ट हो सकता है, एक तो आगे की तरफ, एक तो पीछे की तरफ। तो आगे की तरफ शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड शिफ्ट, या फिर इंक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या इंक्रीज हो रहा है? डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। 100 यूनिट था, अब की बार 150। प्राइस वही 20 था, 20 है, 20 रहेगा, लेकिन डिमांड पहले 100 था, अब कितना हो गया? 150 हो गया। बात समझ में आया? पढ़ते हैं। इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। रीजन क्या होगा? वो अदर देन मतलब प्राइस को छोड़कर कोई और फैक्टर। कितने फैक्टर हैं? 7 फैक्टर और हैं। टोटल 8 थे, पहला प्राइस था, बाकी 7 फैक्टर था। तो बाकी 7 फैक्टर्स में से कोई भी चेंजेस होगा प्राइस को छोड़कर, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जंप लगाना पड़ेगा, मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन डिमांड। इसका उल्टा, हम पहले यहां पर थे पॉइंट ए में, हमारा 100 यूनिट का डिमांड था, 200 रुपए प्राइस था, मेरा इनकम कम हो गया, मुझे जॉब से निकाल दिया गया, तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अब की बात सिर्फ डिमांड। क्या प्राइस कम होगा? नहीं। क्या प्राइस बढ़ेगा? नहीं। प्राइस 20 रुपए था, है और रहेगा, लेकिन डिमांड सिर्फ क्या हो गया? कम हो गया। 100 यूनिट से 70 यूनिट्स में आ गया। डिक्रीज इन डिमांड refers to fall in the demand for the commodity caused due to any factor other than own price of the commodity। तो बात समझ में आया? हम दो टॉपिक पढ़े, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, उसमें दो चीज था, एक अपवर्ड मूव था, एक डाउनवर्ड मूव था। उसके बाद पढ़े शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड था। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक सभी को पूरा क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट, यहां पर दिया गया है डिफरेंस बिटवीन, तुम्हें लिखना है डिफरेंस बिटवीन। तो मेरे हिसाब से मीनिंग लिख लोगे, उसके बाद इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व लिख लोगे। क्या डिमांड कर्व शिफ्ट होता है? नहीं होता, हम सेम डिमांड कर्व में रहते हैं। यहां पर हम सेम रहते हैं और यहां पर हम न्यू में चले जाते हैं। रीजन, यहां पर प्राइस रीजन होता है, यहां पर अदर फैक्टर रीजन होता है। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड का। मीनिंग तो लिख लोगे, पूरा हेडिंग में दिया गया है, वहां से देखकर लिख लेना। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, यहां पर हम सेम डिमांड कर्व में रहते हैं, यहाँ न्यू डिमांड कर्व आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस रीजन होता है और यहाँ पर अदर फैक्टर्स रीजन होता है। प्राइस को छोड़कर बाकी सातों फैक्टर्स यहाँ पर रीजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज के क्लास को समाप्त करते हैं। हमारा एक मेजर सेगमेंट डिमांड कर्व, डिमांड वाला काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दूसरा सेगमेंट शुरू होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ये सब यूनिट 1 के अंदर ही है। मैं यूनिट 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। तुम्हारा सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, लेकिन मैं अपने तरफ से 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। पहला पार्ट है डिमांड, जो कि हमारा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। और उसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि हमारा तीसरा पार्ट है। तुम्हारा सिलेबस अलग अलग नहीं किया है, मैं अलग अलग अपने हिसाब से किया हूं, ताकि तुमको पढ़ाने में और समझाने में कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।